नमस्कार। समानांतर इंटीमेट थिएटर इलाहाबाद की ओर से मैं अनिल रंजन भौमिक आप सभी दर्शकों का, सुधी महानुभावों का और हमारे साथ जुड़े हुए सभी रंग निर्देशकों, समीक्षकों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि समानांतर इंटीमेट थिएटर द्वारा प्रतिवर्ष बादल सरकार के 80वें जन्मदिन से हम लोग लगातार 3 दिवसीय बादल सृजन उत्सव का आयोजन करते हुए आ रहे हैं और इस आयोजन में देश के प्रायः सभी लोग शिरकत कर चुके हैं। बादल दास से समानांतर का जुड़ाव सन 1980 से है, जब वे आजमगढ़ में आए थे और हम लोगों को प्रशिक्षित किया था। बादल दा आजमगढ़ में 2 बार आए और इलाहाबाद में भी वे 2 बार आए और हम लोगों ने 1983 में बादल सरकार के नाटकों पर आधारित टुवर्ड्स द इंटरैक्शन थिएटर फेस्टिवल लकरेज लखनऊ, समानांतर आजमगढ़ और समानांतर इलाहाबाद के सहयोग से आयोजित किया था। ये एक ऐसा आयोजन था जिसमें एक ही समय पे तीनों शहर में ये आयोजन हो रहा था। तो तब से बादल दा के प्रति हम लोग श्रद्धा भाव रखते हैं। आज अगर समानांतर अपने 44वें साल में पदार्पण कर रहा है तो उसके पीछे बादल दा का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने हम लोगों को तीसरे रंगमंच के अनुरूप काम करने का, और आपके पास अगर कोई भी साधन नहीं है, मानव शरीर है, तो उसके द्वारा अपने आप को अभिव्यक्त करने की जो शिक्षा दी है, उसी को हम लोग आज तक एक्सप्लोर करते हुए आ रहे हैं। साथियों, पिछले वर्ष भी हमने ये आयोजन वर्चुअल माध्यम से किया था, जिसमें हमारे साथ श्री M.K. रैना जी, प्रसन्ना जी, अरिजित राय साहब, डॉक्टर राम गोपाल और डॉक्टर लाल बहादुर वर्मा जी, आलोक चटर्जी जी, इन लोग जुड़े थे। और इस वर्ष हम लोगों ने ये आयोजन कोरोना महामारी के कारण यही वर्चुअल माध्यम से कर रहे हैं, जिसमें कल आपने प्रोफेसर कीर्ति जैन जी को सुना और आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रोफेसर राम गोपाल बजाज जी। राम गोपाल बजाज जी वैसे किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है, फिर भी मैं उनका परिचय देना चाहूंगा। राम गोपाल बजाज जी का जन्म 1 जुलाई 1940 को दरभंगा, बिहार में हुआ था। वे एक अभिनेता, निर्देशक, अनुवादक, प्रशासक के रूप में सुपरिचित रंगकर्मी हैं, जो 50 दशकों से रंगकर्म के विभिन्न पक्षों पर गहराई से जुड़े हुए हैं और उन्होंने एक अपनी अलग पहचान बनाई है। आपने सन 1960 में पटना विश्वविद्यालय से BA तथा 1965 में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से अभिनय में विशेषज्ञता प्राप्त की है। 1965 से 1967 तक आप राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय रंगमंडल के सदस्य रहे हैं और 1969 से 73 तक दिल्ली के मॉडल स्कूल में आपने अध्यापन का काम किया है। साथ ही साथ आप 1977 से राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के प्राध्यापक रहे हैं और 1988 से 1994 तक राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय रंगमंडल के प्रमुख रहे हैं और आपने 1995 से 2001 तक राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के निदेशक के रूप में रहे हैं। और आज हमारे सामने जो भारत रंग महोत्सव हम लोग देखते हैं, उसका श्रेय भी आदरणीय प्रोफेसर राम गोपाल बजाज जी को ही जाता है। आपने बादल सरकार जी के एक अनुवादक और रूपांतरकार के रूप में राम गोपाल बजाज जी का योगदान कम नहीं है। उनके इस कार्य का प्रारंभ सन 1965 में बर्तोल्ट ब्रेख्त के नाटक शॉर्ट ऑर्गन ऑफ थिएटर से हुआ और सन 1967 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त ताराशंकर बंदोपाध्याय के बंगला उपन्यास गण देवता का नाट्य रूपांतरण किया, जिसका मंचन और पुरस्कार वितरण के अवसर पर
कोलकाता में किया गया। इसके बाद आपने बादल सरकार के नाटक एवं इंद्रजीत का अनुवाद 1967 में, 30वीं शताब्दी का अनुवाद 1969 में और अंत नहीं नाटक का अनुवाद रति वार्थिल्यमु के साथ सन 1973 में किया। इसी तरह आपने कमल कपूर के नाटक कामिया और जनाना दोनों नाटकों का अनुवाद, गिरीश कर्नाड के रक्त कल्याण का अनुवाद 1992 में, अग्नि बरखा का अनुवाद 1996 में और प्रसन्ना जी के नाटक आखिरी किताब का 1995 में किया। आपको संगीत नाटक अकेदमी अवार्ड और इस समय आप संगीत नाटक अकेदमी के फेलो भी रह चुके हैं। साथ ही साथ आपको रंगकर में योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। मैं राम गोपाल बजाज जी को आमंत्रित करने से पहले आज बहुत ही हम लोग के लिए एक दुखद दिन भी है कि रंगमंच की महान अभिनेत्री जो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से भी जुड़ी थी, सुरेखा सीकरी जी आज हमारे बीच में नहीं है। मैं समानांतर परिवार की ओर से, आप सब की ओर से उनको विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं और अंत में इस कार्यक्रम में हम 2 मिनट का मौन रख करके अपनी श्रद्धांजलि देंगे। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं कोलकाता से बादल सरकार नाट्य चर्चा केंद्र के श्री देवाशीष जी और डॉक्टर बसंत त्रिपाठी जी, अनीता गोपेश जी और इप्टा के महासचिव श्री राकेश जी और साथ ही साथ हमारे साथ अभी जुड़ेंगे अमिताभ श्रीवास्तव जी। मैं अपने मुख्य वक्ता आज के श्री राम गोपाल बजाज जी को बहुत ही आदर के साथ, विनम्र अनुरोध के साथ आमंत्रित कर रहा हूं कि वे बादल दा के साथ गुजारे हुए दिन और उन्होंने जो भी बादल दा के साथ काम किया है, क्योंकि मैं एक तस्वीर में देखता हूं कि बादल दा जब जुलूस नाटक करने आए थे भारत रंग महोत्सव में, तो एक तस्वीर है जिसमें सबसे ऊपर राम गोपाल जी बजाज जी बैठ के देख रहे हैं। तो उन सारे अनुभवों को हम लोगों से साझा करेंगे। राम गोपाल बजाज जी के वक्तव्य के बाद हमारे साथियों को मैं एक एक करके बुलाऊंगा, उनके मन में अगर कोई प्रश्न होगा तो पूछेंगे। आइए बजाज साहब, आपका इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। भौमिक जी इलाहाबाद समानांतर, बल्कि कहें कि बादल बाबू को याद करते हुए यह शब्द समानांतर विशेष अर्थ धारण कर लेता है, क्योंकि एवं इंद्रजीत में वो उन 2 लाइनों की चर्चा नहीं भूलते कि जा रहे हैं यात्रा, यात्रा ऐसी 2 पगडंडियों की तरह है जो समानांतर चली जा रही है। लगता है कहीं दूर क्षितिज पे जाके मिलेगी, लेकिन मिलती कहीं नहीं। ये बादल बाबू के लेखन की एक चिंता थी, रही। आज बादल दा को याद करने के पहले, जैसा अभी आपने चर्चा की कि हमारे बीच हमारे राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से निकली और बादल बाबू जैसे नाटककार के आने के पहले जो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में आ चुकी थी, इन्होंने शायद वह एवं इंद्रजीत जो हिंदी में पहली बार हुआ था यात्रिक के मंच से सन 1967 में, मैं, मोहन महर्षि, ओम शिवपुरी, सुधा शिवपुरी, हम लोगों ने एक साथ रंगमंडल में हमारा कार्यकाल पूरा हुआ था, बाहर निकले थे और यात्रिक नाट्य संस्था की तरफ से
हम लोगों ने इस नाटक को करने का निर्णय किया था मोहन महर्षि जी के निर्देशन में, जिसकी प्रमुख भूमिका ओम शिवपुरी, सुधा शिवपुरी कर रही थी एवं इंद्रजीत हमारे मित्र विश्व मोहन बडोला जो अब नहीं रहे, उन्हें भी स्मरण करता हूं। इंद्रजीत की भूमिका की थी। अंजला महर्षि मौसी करती थी। मैं, सुदेश और वामदेव अमल विमल कमल किया करते थे। इस सारे साधारणत्व के बीच मैं क्या करूं कि मुझे बादल बाबू भी याद आ रहे हैं, और बीच बीच में ये तमाम लोग जो अब हमारे बीच नहीं रहे, न ओम शिवपुरी हैं, न सुधा शिवपुरी हैं, न वामदेव है, न विश्व मोहन बडोला है, और आज हमारी प्रिय मित्र और बहुत विशिष्ट संवेदनशीला सुरेखा सीकरी नहीं रही। बादल बाबू को याद करते हुए कहें तो ये कहें कि ये अब धरती पर नहीं रही। हम कहें या ना कहें, ये चिंतन में डालेगा बादल सरकार के संपूर्ण नाट्य साहित्य और उनकी चिंता के क्रम में। और एवं इंद्रजीत के अंत में है कि चलना चलना सुध यात्रा शेष उद्देश्य। तो वही एक उद्देश्य है, चलना है, चलते जाना है। चलना ही तीर्थ है, कोई अंत गंतव्य नहीं है। यह नाटक जब यात्रिक में मोहन महर्षि ने किया था तो करने के वक्त तो बहुत उत्साह था, बहुत लोगों में उत्सुकता थी, क्योंकि पहली बार बांग्ला नाटककार, आधुनिक बांग्ला नाटककार हिंदी में किया जा रहा था। हमने शायद अजांत्रिक नाम था जिस संस्था का जिसने यह नाटक बांग्ला में किया था, या जो भी, मुझे ठीक से स्मरण नहीं। और ये निर्णय हुआ कि यह नाटक किया जाना है। मोहन ने मुझसे कहा कि बज्जू, मेरा बजाज से शॉर्ट नेम बज्जू, जिसे कुछ लोग बज्जू भाई कहते हैं, इसका अनुवाद। तो मैं भागा भागा भारत भूषण अग्रवाल जी के पास गया था। वो साहित्य अकादमी के उस समय संयुक्त सचिव थे और बांग्ला भी जानते थे और हिंदी के आधुनिक कवि तो थे ही। तो उन्होंने स्वीकार किया अनुवाद करना। हम लोगों ने आरंभ कर दिया था रिहर्सल, अभ्यास, और पहला अंक उन्होंने समाप्त किया था और दुर्भाग्यवश हृदय गति रुकने से उनका निधन हो गया था। और इस दुखद स्थिति में प्रश्न ये हुआ कि अब क्या किया जाए। मुझे थोड़ी बहुत बांग्ला आती थी, तो मैंने यहाँ वहां से सहयोग लेकर के और अंग्रेजी में इसका अनुवाद राजेंद्र पॉल के पास आ गया था, उसकी मदद लेकर के बचे हुए 2 अंकों का अनुवाद रिहर्सल के साथ साथ किया था। कहने की विशेष बात यहाँ यह है कि अमल विमल कमल एवं इंद्रजीत, और नाटक में बाद में इंद्रजीत भी कहता है कि नहीं, मैं अमल विमल कमल, और मैं भी कोई अमल विमल कमल से की रिदम पर ही, राइम पर ही एक नाम रखना चाहता है। और लेखक कहता है कि नहीं नहीं, तुम यह नहीं हो सकते, तुम्हें इंद्रजीत ही रहना पड़ेगा। आप देखें प्रकारांतर से कि इंद्रजीत
एक नाटक के, वैसे तो नाटक ही वास्तव के आधार पर होता है, लेकिन तथ्यतः तो नहीं हो रहा होता मंच पर। लेकिन इसमें नाटक के अंदर भी इंद्रजित लेखक की कल्पना है। वह एक ऐसे व्यक्तित्व की कल्पना कर रहा है समाज में, जो अमल विमल कमल से भिन्न होगा, जो औरों से भिन्न होगा, जो मानसी से प्रेरित है, विशिष्ट है। उस विशिष्टता के निर्माण की ओर संपूर्ण मानव यात्रा है, या जीव यात्रा है, या कि कहें कि संपूर्ण सृष्टि की यात्रा है। यह प्रश्न बादल बाबू की साहित्य से हमें समझ में आया था। और निर्देशक मोहन महर्षि नाटक के अंत में लेखक के द्वारा इंद्रजित नामक पात्र का गला घोंट देते हैं कि नहीं, तुम्हें इंद्रजित होना होगा। ये नाटक का जो भौतिक रूप से अंत है, उसमें अंतर था, और इसको लेकर के समालोचक वर्ग में बड़ी चिंता और रोष था। मोहन महर्षि को और हम लोगों को बहुत सामना करना पड़ा, लेकिन मोहन अपने निर्णय पर अडिग थे और नाटक ऐसा ही हुआ। इसके बाद हम लोगों ने यात्रिक छोड़ दिया था। लक्ष्मी नारायण लाल जी के संवाद संस्था के साथ नाटक किया। उसके बाद वहां भी बात नहीं जमी, तो हम लोगों ने देशांतर नाम का नाट्य दल बनाया, जिसका नामकरण मैंने धर्मवीर भारती जी के उस समय प्रकाशित देशांतर नामक संग्रह से लिया था, जिसमें संसार की बहुत सारी भाषाओं की कविताओं के अनुवाद हैं। देशांतर, दो नाम सामने आए थे, अष्टावक्र कि हम जो 7-8 लोग हैं, टेढ़े मेढ़े लोग, वो एकत्र हो रहे हैं, या देशांतर कि हम नाट्य और आधुनिक रंगमंच की दिशा में अंतर करने की कोशिश करेंगे। ये हम अपने गुरु वलकाजी साहब को कह के आए थे, और उन्होंने हमें चुनौती दी थी कि हाँ, ऐसा कुछ तुम्हें करना होगा। और सबसे पहले बादल बाबू का यह नाटक किया था। बीच में बहुत सारी बातें आएंगी, कट। अब आते हैं देशांतर की शुरुआत, और फिर देशांतर के साथ हम लोग तुगलक, कंजूस और गणदेवता लेकर के हम कलकत्ते गए, क्योंकि गणदेवता का पहला प्रदर्शन तो मावलंकर हॉल दिल्ली में ही हुआ था, क्योंकि पुरस्कार वितरण तो वहीं हुआ था। लेकिन ज्ञानपीठ की और रमा जी वगैरह की बड़ी इच्छा थी कि हम लोग कलकत्ते भी जाएं, तो इसलिए हम लोग वहां गए। और मेरा थोड़ा बहुत निजी परिचय आलोक भाई वगैरह से था, तो मुझे वहाँ क्या वो अलीपुर रोड पर जो उनका अपना घर था, वहाँ रहने की जगह दी थी। तो बादल बाबू को हमने 11 पियरी रो समथिंग लाइक दैट, इस तरह का मुझे पता याद है, और बादल दा को बुलाया था वहाँ। और हमने कहा कि अब शो तो नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि आप इसकी रिहर्सल जरूर देखें। तो हम लोगों ने एक कमरे में एवं इंद्रजीत की रिहर्सल दिखाई थी, और मोहन महर्षि ने अपना आइडिया बादल दा को समझाया था। तो बादल दा ने ये कहा था कि बिंबात्मक रूप से तुम सही हो, और मैं इस अर्थ को ग्रहण करने को तैयार हूं, लेकिन सामान्य दर्शक के समझ में अगर ये बात नहीं आई तो मैं क्या करूंगा। ये बात वहां खत्म हो गई थी। बहरहाल बादल सृजन और स्मृति का अवकाश है, तो अवसर है
अब हम फिर चलते हैं कि देशांतर से हम लोगों ने आधे अधूरे और खामोश अदालत जारी वगैरह नाटक कर रहे थे, और इसी बीच में बादल दा का नाटक मेरे हाथ आया। 30वीं शताब्दी बादल दा ने भेज दिया था। हमने कहा कि दादा आनी करते चाहिए, करो। तो एक किसी की मदद लेकर के मैंने अनुवाद आरंभ किया था। अलकाजी साहब हमारे उस्ताद थे। थोड़ी सी इस बात को लेकर के खींचतान भी थी, लेकिन उन्होंने मुझे बुलाया कि तुम लोग जो वो बादल सरकार का नाटक पहले यात्रिक में किया था, उन्हीं का और नाटक भी आया है तुम्हारे पास, और हमारा भी रंगमंडल जब तक और अभिनेताओं के साथ समृद्ध हो रहा है, आई वुड लाइक टू डू दिस प्ले विद योर ग्रुप। तो अब मेरे अधिकार क्षेत्र में तो ये नहीं था, क्योंकि हमारे नेता निर्णायक ओम शिवपुरी होते थे। तो मैंने कहा हाँ सर, आप करना चाहें तो, लेकिन हमारे पास इतने साधन का नहीं, उसकी चिंता मत करो, मैं कोई साधन नहीं मांगूंगा, सिर्फ अभिनेताओं के साथ काम करना होगा और अभिनेताओं को डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। हमने कहा सर वो तो आपने दिया है। तो इस प्रकार बहरहाल देशांतर से 30वीं शताब्दी नाटक का पाठ हुआ। उसमें कुछ और लोग भी सम्मिलित हुए, और बीच में अलकाई साहब के दिमाग में आया कि इसमें जो हिरोशिमा पर बम्बार्डमेंट होता है, इसको हम फिजिकलाइज करेंगे। और आपकी जानकारी के लिए उसका डिजाइन उन्होंने कुछ ऐसा किया था कि अभिनेता लोग हैं नीचे, और ऊपर दो बड़े स्क्रीन लगे थे, जिस पर हिरोशिमा पर जो बॉम्ब गिरता है उसका स्लाइड प्रोजेक्शन, और एक तरफ वे लोग जो मारे गए, हारे गए, और दूसरे वे लोग जिन्होंने वह विश्व महायुद्ध रचा था, उनकी तस्वीरें प्रोजेक्टेड थी, जिसको उन्होंने विक्टर्स एंड वैंक्विश्ड के नाम से वहां बिंब दिए थे। और नीचे हम पात्र लोग काम कर रहे थे, जिसमें चूंकि छुट्टियां थी बाद में, तो स्मरण आता है मुझे ये नाटक बहुत विशिष्ट हुआ, सफल भी हुआ। लेकिन इसमें बादल बाबू को हम लोगों ने किसी तरह से अनुरोध करके कलकत्ते से बुलाया था, वो देखने आए थे। उन्होंने देखा, कहा कि यस, अगेन दिस इज अ वेरी वैलिड प्रोडक्शन, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड, बट এইটা আমার नाटक नहीं। इसमें जो इफेक्टिवनेस है, ग्रैंड्योर है, इसमें शरत साधन और इनके बीच का जो मानस द्वंद्व है, वह गौण पड़ जाता है। ये उनका ऑब्जर्वेशन था। अब इस पर आप लोग विचार कर सकते हैं, और बाद में मुझसे अनुमति लेकर के, चूंकि मैं अनुवादक था, मैंने उसकी और प्रस्तुतियां भी देखी हैं, जो उतनी प्रभावशाली तो नहीं थी, लेकिन इस बात को रेखांकित करती हैं कि मानवीय अंतर्बोध और अंतर्द्वंद्व के लिए इन सारे प्रभावों की शायद जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। लेकिन अंतिम रूप से यह कुछ नहीं कहा जा सकता। हालांकि आज ये प्रश्न रंगमंच के सामने है और होगा कि अभी हम आभासी रूप से आप लोगों से जुड़े हैं, बात कर रहे हैं, ना आप लोग यहाँ हैं ना मैं वहां हूं, लेकिन बात हो रही है। लेकिन कोई इसमें कोई विराट रूप नहीं धारण कर रहा है दूसरे को प्रभावित करने के लिए, जो कि पर्दे पर और या कि आज के सिनेमा में, जो कि बाद में आया, जो ये
क्या प्रभाव कहते हैं, स्पेशल इफेक्ट्स एंड कंप्यूटर इफेक्ट्स वगैरह आ गए हैं। तो ऐसे युग में फिर चिंता नाट्यकर्मी को करनी पड़ेगी कि क्या वह सब हम दिखाएं मंच पर। हम भी जो कुछ भी तंत्र के रूप में, टेक्नोलॉजी के रूप में उपलब्ध है, वह हमें लेना चाहिए। बादलदा का उनके विचार से उत्तर क्या होता है? वो शायद कहते कि नहीं, हमें मानवीय चिंतन पक्ष पर अधिक ध्यान देना चाहिए, और उसका माध्यम फिर अभिनेता हो जाता है। उसका माध्यम फिर से शब्द, ध्वनि और अर्थ हो जाता, न कि ये विशिष्ट प्रभाव जो टेक्नोलॉजी से हम कितना मिनिमल ले सकते हैं, संभवतः वो भी इसी के पक्ष में होते। और जहां तक नाट्यशास्त्र का प्रश्न है, मैं समझता हूं वह भी इसी के पक्ष में है, क्योंकि चाक्षुष यज्ञ जिस समय नाट्य को कहा गया था, उस समय के 2-2,500 बाद हम चाक्षुष यज्ञ की बजाय अब यह मानस प्रज्ञा यज्ञ है। और जो चक्षुष आपको हम दिखाएं, क्यों ना हम बादल सरकार या कि ऐसे नाटककारों की कृतियों को और उससे उसमें जो भी संदर्भित दृश्य हैं, बिंब हैं, उसको श्रोता और दर्शक के कल्पना लोक में, उसके कल्प जगत में, उसकी प्रज्ञा में इस तरह से प्रक्षेपित करें कि समस्त दर्शक समाज के दिमागों में अलग अलग हिरोशिमा पैदा हो जाए। इस प्रकार हिरोशिमा का प्रसंग मैं अपनी स्मृति में समाप्त करता हूं। अब आता हूं अंत नहीं। फिर एक नाटक मैंने कहा वो मैं करना चाहता था, बादल बाबू का नाटक, तो अब मैं अंत नहीं, शेष नहीं, उसका अनुवाद रति जी के सहयोग से हमने किया, और देशांतर से। मैंने कहा कि वो नाटक तो देशांतर से किया था, लेकिन अलकाई साहब ने डायरेक्ट किया। फिर अलकाई साहब ने यह भी कहा कि तुम लोग नाटक को ज्यादा दिन चला नहीं पाओगे, तो मैं एनएफटी के रंगमंडल में क्या इसको ले जा सकता हूं, यहाँ वहां मैं वहां फिर से प्रस्तुत कर लूंगा। तो अब जाहिर है गुरु थे, उन्होंने ये कहा, और इस बहाने नाटक चलता रह सकता था। इसलिए बादल सरकार का हिरोशिमा नाटक राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय रंगमंडल में फिर से वैसा का वैसा, लेकिन वहां के अभिनेताओं के साथ दिल्ली में भी हुआ, और पूना और कुछ एक और जगहों पर जहां यात्राएं की रंगमंडल ने उस वर्ष। शायद ये 70-71 का साल था, तब की बात है। और वहीं 71 में ही दिल्ली के कला परिषद ने इस प्रस्तुति को विशेष पुरस्कार के लिए चयनित किया था, जिसके लिए इसके प्रदर्शन होने थे। शिवपुरी जी ने मुझे दायित्व दिया था कि इसकी, अब अलकाई साहब तो होंगे नहीं, इसको फिर से रिवाइव करना है, तो उसी तरह से रिवाइव कर लो। तो कुछ अभिनेता उपलब्ध थे, कुछ नहीं, और उसमें मिसेस क्लॉड इथरली के रोल के लिए सुरेखा सीकरी, जो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से तो 68 में पास हुई थी, लेकिन उसके बाद वो मंच पर लगभग नहीं थी, उन्होंने ये छोटी भूमिका रिवाइवल के लिए करना स्वीकार किया, और उन्होंने वहां से आरंभ किया। और बाद में, चूंकि अवान्तर हो, तो मैं इस बात को पूरा कर दूं कि 72 के दिसंबर में राकेश जी की मृत्यु हुई थी, और फरवरी मार्च में हमने
उनकी स्मृति में राकेश स्मृति समारोह किया था। उसमें एक छोटा नाटक पहली बार हुआ जिसका निर्देशन और जिसके साथ मैंने निर्देशन आरंभ किया, बहुत बड़ा सवाल। उसमें सुरेखा और राजेंद्र गुप्ता ने अभिनय किया था, जिसके बाद सुरेखा जी ने राजेंद्र गुप्त की निर्देशन में रमेश बख्शी का नाटक देवयानी का कहना है कि प्रमुख भूमिका की थी, और फिर राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय ने सुरेखा सीकरी जी को रंगमंडल में शामिल किया था 1971 72 या 73 में। यह अवान्तर है। अब मैं अंत नहीं नाटक देशांतर से मैंने किया, जिसमें सुधा शिवपुरी, बनवारी तनेजा, प्रेमा कारंत, बीवी कारंत मैंने स्वयं भूमिका की थी। अनुराधा कपूर, बनवारी तनेजा, श्याम अरोड़ा, इन लोगों ने अभिनय किया था। और एक विशेष तरह की यह प्रस्तुति की जिसका निर्देशन और मंच निर्माण मैंने स्वयं अपने ढंग से किया था। इसकी मुझे विशेष याद है, जिसके बाद मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में मुझे थिएटर डिपार्टमेंट में रीडर की जगह विशेष रूप से आमंत्रित किया गया था, जिसके लिए मैं चला गया था, और वहाँ मैंने रामेश्वर प्रेम का आजाद घर, नसीरुद्दीन शाह वगैरह के साथ किया था। इस प्रकार बादल सरकार के इन 3 नाटकों के साथ में जुड़ा रहा। फिर बादल सरकार का सगीना महतो देखा। फिर मैंने उनकी रॉबिन दास की निर्देशन में बुआ जी बड़ो पीसी माँ की प्रस्तुति देखी, अलग अलग तरह की उनके नाटक देखे। और फिर बादल सरकार जी को राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में एक वर्कशॉप के लिए भी बुलाया गया था, जिसमें वो किसी को छात्रों के अलावा किसी को अंदर नहीं जाने देते थे। और जब मैं सामने पड़ा तो कहा कि बोझा जामा कि तुम्हें एम्बेरस कॉर्वीना मतलब ये कि मुझसे पूछना मत कि आ सकते हो कि नहीं, मुझे ना कहना पड़ेगा, बिकॉज दैट इज वाज हिज प्रिंसिपल। आई सेड दैट ओके दादा अभी आशुना। तो मैं कह सकता हूँ कि वो उस तरह का रंगमंच सिखाने की दिशा में चल पड़े थे स्वयं नाटक, और अपने नाटकों को, लिखे हुए नाटकों को उन्होंने ऑलमोस्ट नॉट टेक्निकली एंड लीगली बट अदरवाइज वो डिसोन करने लग गए थे कि नहीं, ये नाटक मेरे नहीं हैं, मैं अब दूसरे रंगमंच की ओर मुड़ चुका हूँ। वो कह सकते हैं ग्रोटोवस्की का प्रभाव था, जिसको बाद में आंगन मंच भी कहा गया या पुअर थिएटर कह लीजिए, लेकिन जिसका जिक्र दशरूपक यदि आप पढ़ें तो वीथी नाटकम में आता है। और थोड़ा सा दलगत प्रचार और सामाजिक दायित्व वाले नाटक, जिसको आप बाद में स्ट्रीट थिएटर कहते हैं, इन सब से मिलता जुलता, इस सबसे अलग ढंग का नाटक, व्यक्ति और समाज के दायित्व, इन सब को लेता हुआ बादल सरकार ने, जिसको थर्ड थिएटर नाम दिया गया, आरंभ किया, जिसकी मुझे स्मृति है, लेकिन जिससे मैं बहुत इत्तेफाक नहीं रखता, क्योंकि यह कोई बहुत भिन्न नाट्य प्रकार नहीं था। ऐसे प्रयोग पुरातन काल में भी हो चुके थे और पश्चिम में भी हो चुके थे और यहाँ भी हो रहे थे। इसके पीछे मैं जो समझ पाता हूँ वो बादल दा की जो सामाजिक परिवर्तन, ये जो वर्ग भेद है, इसको मिटाने की जो उनकी चिंता थी, जो उनका दर्द था, पीड़ा थी, जो तादाद में था, वो छटपटाहट उसमें थी। यह
बड़ा स्पष्ट दिखता है और इसके लिए हम उनको आदर से प्रणाम पूर्वक याद करते हैं। और मुझे स्मरण है कि 2001 में ही शायद भारत रंग महोत्सव में मैंने उनको बुलाया था, वो आए थे और एकाएक जब उनको पता चला कि नाटक की टिकट रखी गई है, तो वो नाराज होके आए, बजा ये कि এইটা কি নাটকের টিকিট রাখছো, সে তো হবে না। मैंने कहा दादा কি হবে? না 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 হবে না, হবে না। मैंने कहा कि दादा अब अब ये देखिए ना कि आपके ग्रुप को बुलाया है, तो हम लोग जो भी सीमाएं हैं सरकारी किस्म की भी और अन्य तरह की, वो व्यय खर्च कर रहे हैं और ये विधान बनाया गया है। तो जो लोग आ रहे हैं, जो टिकट खरीद रहे हैं, उनको खरीदने दीजिए। तो ना ना टिकट हम नाटक नहीं होने देंगे। फिर बाद में मैंने उन्हें समझाया, पता नहीं कैसे वो मेरी बात मान गए, लेकिन बहुत बहुत आग्नेय दृष्टि से उन्होंने मुझे देखा था और मेरे मन में बड़ा इस बात का खेद भी था कि कहीं ऐसा इन्होंने पहले बता दिया होता तो हम लोग कहीं खुले में कर देते। और जैसे वो है कि जिसका जो मन करे वो आप अंगोछा या थाली बिछा देते हैं और उसमें जो जिसको डालना है डाल दें। लेकिन यह एक रंगमंच कर सकने न कर सकने की ऐसी अवस्था है जिससे आप हम सभी गुजर रहे हैं और इस समस्या का समाधान आज तक किसी के पास नहीं है, क्योंकि हमारी सरकारें, चाहे वो केंद्रीय सरकार हो या कि राज्य सरकारें हों, हमारा स्थानीय स्वशासन संस्थान हो, चाहे वो जिला अधिकारी हो, पंचायत हो, म्युनिसिपैलिटी हो, उसका दायित्व होना चाहिए कि इसके लिए संरक्षण प्रदान करें। समाज का, जिसको बादल बाबू ने चुनौती दी थी बादल सरकार की स्मृति में और तमाम ऐसे नाट्य ऋषियों की स्मृति में और भारतीय नाट्य संस्कृति, जिसको हमने नाट्य वेद कहा, उसकी स्मृति में इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास के नाम पर यदि संस्कृति के लिए जगहों का विकास नहीं होगा तो बाकी विकास क्या काम आएगा? ये प्रश्न मैं बादल स्मृति के बहाने सामने करता हूं। और इस बीच जो हमारे महती साथी रंगमंचीय कार्य अपने अपने ढंग से करते हुए गुजर गए, उनको स्मरण करता हूं। और बादल दा को मैंने 40-50 सालों के अंतराल तक देखा, मिला और उनके साहित्य को अब तक पढ़ता हूँ, देखता हूँ। दोबारा भी मैंने 2006 में ये देखिए, ये अंत नहीं, फिर राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के मंच से किया, जिसमें स्वयं बादल दा की ही तस्वीर प्रधान थी, क्योंकि अंत नहीं, वहां मैं समझता हूं अंत नहीं बादल सरकार का वह नाटक है जो आरंभिक बादल सरकार एवं इंद्रजीत या कि बाकी इतिहास और सारी रात, गिने पिग, या जो भी इस तरह के नाटक हैं, ये और बाद के नाटक इन सब को समेटता है। क्योंकि लेखक के दायित्व की, लेखक के सम्मान की, लेखक के द्वंद्व की चिंता, और अंत में जब बीच में अंत नहीं में कहा जाता, अच्छा ठहरो, और कुछ साबित हो या नहीं हो, कि तुमने आनंद की हत्या की है, इस पर वो चौंक जाता है। उसका जो दूसरा पक्ष है लेखक का, जो मना करता है, एक प्रतीकात्मक पात्र है वह, कि नहीं, क्योंकि इसका उत्तर उसके पास नहीं है। आनंद की हत्या तो हम सब ने की है। जीवन जीने के लिए, अच्छा जीवन, ऐश्वर्यपूर्ण जीवन जीने के लिए
ये सभ्यता, ये विकास, ये तंत्र, ये साधन, इस सब में उस आनंद तत्व की हत्या हुई है, व्यक्ति के रूप से और मानवीय संपूर्ण प्रतीक के रूप से। इस आनंद की हत्या, जिसमें बादल सरकार लेखक से कहलवाते हैं तो क्या कि उस गली के किनारे वह जो जूते सिल रहा है, वह जो मांग रहा है, क्या वह मेरे संसार का हिस्सा नहीं है? और यह एक ऐसा प्रश्न है जो अंत नहीं में आ चुका था। मैं समझता हूं कि बादल सरकार के संपूर्ण नाट्य साहित्य, संपूर्ण नाट्य कृतित्व और चिंतन का निचोड़ उनके अंत नहीं नाटक में आ जाता है। इसलिए मेरे लिए संपूर्ण बादल सरकार अंत नहीं में है और बादल सरकार की चिंता और चिंतन का कहीं अंत नहीं, क्योंकि वह मानवीय अस्तित्व की चिंता है और मानवीय अस्तित्व सिर्फ विकास नहीं, आनंद के साथ हो और उसमें बृहत का तत्व आना ही चाहिए। ये कहकर मैं अपनी बात बहुत पूरी बहुत आज आपको सुनना इतना अच्छा लगा। शायद आपको याद हो, मैंने राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में जाके आपसे कहा था कि हम लोगों का समानांतर का एक मैं और मेरा रंगकर्म सीरीज है, उसमें आपको इलाहाबाद आना है। तो आपने व्यस्तता हाँ, बताई थी, लेकिन आज हाँ, ये काम आपने पुणे से रह के इलाहाबाद में पूरा कर दिया है। इसके लिए बहुत बहुत आभार कि आपने हमारे इस निमंत्रण को स्वीकारा। अब हमारे बीच में बादल दा के साथ काम करते हुए बादल नाट्य चर्चा केंद्र के श्री देवाशीष चक्रवर्ती जी हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि अगर उनके मन में राम गोपाल बजाज जी को सुनने के बाद कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, आदरणीय देवाशीष चक्रवर्ती जी। मैं धन्यवाद जान रहा हूँ राम गोपाल जी के ने। मेरे बहुत अच्छा लगा। ये तो शरण है, ये में कोई क्वेश्चन नहीं आता है। हमको मन में जो है, जो बोलने चाहते हैं वही बोला, इनमें कोई क्वेश्चन नहीं है। हमको बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली बादल दा के साथ 1974 से हम जुड़े हुए, बहुत दिन गुजर गया। उसके पहले मैं था इक्टा में, आईपीटी के जो ऑर्गेनाइजेशन है मेरा मध्यम ग्राम में, वहाँ। उसके बाद मैं आ गया बादल दा के साथ। इसलिए एक ही बात, थिएटर हर मनुष्य के लिए, सब मनुष्य के लिए, सर्व साधारण के लिए, जो भीख मांगता है उसके लिए, जो चास करता है उसके लिए, जो श्रमजीवी मानुष है उसके लिए। लेकिन थिएटर, हमारा जो प्रेसिनियम थिएटर, वेरी एलिगेंट थिएटर, वेरी पावरफुल थिएटर, इट्स ट्रू, लेकिन वो मानुष के लिए नहीं है। मानुष आता नहीं, आएंगे कैसे? टिकट नहीं है, कुछ नहीं। टिकट खरीदने होगा, कौन खरीदेगा टिकट? और ये सिस्टम में है। इसमें हमारा जो नाट्यकर्मी है, जो लोग कर रहा है, बिजोंदा के लेकर उत्पल दत्त, सब लोग, वो लोग तो किया, थिएटर किया, लेकिन आया बहुत कम आदमी। जिसको पास पैसा नहीं है वो नहीं आया, और पैसा नहीं है उसको लेके नवन नवान्न बना हुआ था। उसको लेके वो सब्जेक्ट लेके बहुत
सारी नाटक है, लेकिन वो नाटक मानुष के लिए नहीं है। इसलिए हम लोग बादुदा के साथ जुड़ा हुआ है, अभी तक है, चर्चा कर रहा है, काम कर रहा है। वही एक फिलोसॉफी है, थिएटर फॉर ऑल पीपल्स। थिएटर सिर्फ मिडिल क्लास जिसके पास पैसा है उसके लिए नहीं, थिएटर सबके लिए। और हर थिएटर को हम प्रणाम करते हैं, हर थिएटर को, हर तरह का थिएटर को, क्योंकि ये थिएटर हम लोग को नील दर्पण दिया है, ये थिएटर हम लोग को बैरिकेड दिया है, ये थिएटर बहुत सारी इंपॉर्टेंट प्रोडक्शन दिया है, श्योर। बट ये लोग ये थिएटर मानुष के पास नहीं दिया, मानुष से बहुत दूर में रह गया। इसलिए हम लोग रक्तकर्म भी किया, हम लोग दूर दूर गांव में जाकर रक्तकर्म भी किया। रक्तकर्म भी गांव के आदमी देखा है, कौन रविंद्रनाथ वो लोग नहीं जानता है, लेकिन हम लोग किया, रक्तकर्म किया, स्पार्टकस किया। They don't know who is Howard Fast, लेकिन हम लोग जाता है, करता है, यही हम लोग विश्वास करता है, अभी चल रहा है। और बजाज जी ने बहुत इंपॉर्टेंट एक लाइन बताया, शेष नहीं है, चलना ही होगा। चलते चलते हम लोग को काम एक टाइम खत्म होगा। प्रणाम बजाज जी को और समांतराल को, जो सब वर्कर है सबको हमको प्रणाम, और जो लोग ये सुन रहा है, जो अभी सुन रहा है, सबको हमको प्रणाम। बस दैट्स ऑल। बहुत 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 आभार देवाशीष दा। जैसे कि राम गोपाल बजाज जी ने शुरू में कहा समानांतर, बादल दा को भी ये नाम बहुत पसंद था, शायद वो पैरेलल शब्द से, तो इसीलिए शायद वो इतना जुड़े भी, और हमारे आवाहन पर वो 2 बार आजमगढ़ में, 2 बार इलाहाबाद में और पूरे फेस्टिवल में आए। शायद उनको ये समानांतर शब्द भी बहुत पसंद था। अभी इप्टा की बातचीत हुई है, तो हमारे साथ श्री राकेश जी इप्टा के महासचिव हैं। अगर उनके मन में राम गोपाल बजाज जी को सुनने के बाद कोई प्रश्न हो या कोई भी प्रश्न हो बादल दा से संबंधित, तो वो पूछ सकते हैं। आदरणीय राकेश जी। मैं समझता हूं कि सिर्फ 3-4 नाटकों के बहाने ही एक तरह से आदरणीय बजाज जी ने, बज्जू भाई जी ने हम लोगों को एक पूरी यात्रा से परिचित कराया। और इसी संदर्भ में मैं सिर्फ उनसे इसको थोड़ा और चाहूंगा कि उसको थोड़ा और बताने का कष्ट करें कि बादल सरकार की जो यात्रा है, यात्रा मतलब उसको अर्थों में बजाज जी देखेंगे कि एक यात्रा उनकी एक वैचारिकी की यात्रा है, जिसमें वो अपने कंटेंट से लेकर के और बात के कंटेंट तक जाते हैं। दूसरी यात्रा उनकी, जिसको उन्होंने खुद जिक्र किया कि बहुत सारे साधनों के साथ जब वो नाटक प्रस्तुत होता था तो उसको वो एक तरीके से अस्वीकार कर देते थे, रिजेक्ट कर देते थे कि ये मेरा नाटक नहीं है, ये किसी और का नाटक है। तो वो उनकी एक यात्रा है जो दिखाई पड़ती है। तो मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि, और ये तो स्वाभाविक है कि वो सीधे रूप से बहुत जुड़े रहे कि नहीं जुड़े, उसके खैर बहुत सारे प्रमाण हैं, मैं उसके विस्तार में नहीं जाऊंगा कि विजयन भट्टाचार्य के साथ उनके रिश्ते थे और वगैरह वगैरह, और वो एक पॉलिटिकल फ्रेम में भी रहे, और पॉलिटिकल फ्रेम में माने पार्टी के सदस्य रहे, छोड़ा, लेकिन छोड़ने के बाद भी वो पॉलिटिकल
उनके जो आइडियोलॉजिकल पक्ष है वो शायद उनसे कभी छूट नहीं, बीच बीच में वो यात्रा का एक पूरा क्रम उनका चलता रहा है। तो ये जो यात्रा का, मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये बादल सरकार की ही अकेले यात्रा नहीं है कि जैसे वो शहर से गांव की ओर तक, आदिवासियों तक या छोटे छोटे लोगों तक वो चले जाते हैं। तो क्या इस संदर्भ में जो जहां अपने वक्तव्य को समाप्त किया बजाज जी ने कि ये जो बादल सरकार के बहाने ही सही जो रंगमंच की आज की परिस्थिति में जो यात्रा है, क्या इसको फिर उस तरह से शुरू नहीं किया जाना चाहिए कि जो अभी एक शहरी मध्यवर्ग तक केंद्रित है, उससे निकाल करके उसको उन लोगों तक भी पहुंचाया जा सके जहां तक रंगमंच अभी तक, मतलब ये जो शहरी रंगमंच है जो अभी तक नहीं पहुंचा है। तो इस संबंध में कुछ थोड़ी सी बात करेंगे। बहुत बहुत मैं जरूर ये बात करना चाहूंगा कि रंगकर्म या अभिनय की वृत्ति जीव, विशेष करके दो पाया जीव मनुष्य जो चौपाए से दो पाया हो गया, वो जन्म से लेकर के आता है, माँ के गर्भ से वह वृत्ति बालक लेकर के आता है। उसमें आप देखें तो झूले में जब पालने में बच्चा पड़ा होता है और आंख खुलती है, रोता है, उसके बाद वो देखता है कुछ भी, तो उसको वो आ करके बाहरी फॉर्म को, कलर को, गोल को या चौखटे को स्वर में बदलने की कोशिश करता, ओ आ ऊ आओ 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 आ ए एक्सेट्रा। ये जो सारा है ये आप देखें तो ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स साउंड में कन्वर्ट होते रहते हैं। जो राग रागनियों के सिद्धांतों पर आप जाएंगे तब वो ये एक दूसरा विषय हो जाएगा। मेरा ये मानना है कि सभी जीव, विशेष करके स्तनपायी जीव जिसमें कुत्ते बिल्ली शामिल हैं, वह भी जीव है। वह भी जब शिशु होता है तो चौकड़ियां भरता है, दुम उठा करके भागता है, यूं वो ऐसे करके करता है। यह जो वृत्ति है जन्मजात है। ये ईश्वर को वैसे तो मैं नहीं मानता, लेकिन मान लीजिए आप ईश्वरीय तत्व है या कि एटॉमिक फैक्टर है कि वह विस्तृत होता ही होता है और संकुचित होता ही होता है, सिकुड़ता है, नैसर्गिक कह सकते हैं उसको, नैसर्गिक। तो नैसर्गिक, निसर्ग शब्द भी तो सर्ग से आता है ना। मैं वो करेंगे तो फिर हम दूसरी थियोलॉजी में चले जाएंगे, ईश्वरवाद अनिश्वरवाद में चले जाएंगे, क्योंकि मैं धर्म को मानता हूं, ईश्वर को नहीं मानता। अब ये कंट्राडिक्शन है ना। तो धर्म यह है कि हम जीव हैं और दूसरे जीव के प्रति हमारी सहानुभूति, उससे हमारा संबंध होना चाहिए। मैं महावीर को मानता हूं, बुद्ध को मानता हूं, लेकिन ईश्वरत्व को नहीं मानता। अब ये बड़ी मुश्किल है। तो ये कैसे संभव है कि हाँ, दूसरा मैं व्यावहारिक पक्ष पर आ रहा हूं रंगमंच के, कि जहां शहरीकरण, औद्योगिकरण आप कर रहे हैं, जब हम इन चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसके द्वारा हमारी आपकी बातचीत हो रही है, लेकिन केवल प्रकृति के भरोसे अगर आप रहेंगे तो फिर वापस में जंगल में रहने जाइए ना। सबके सब रह सकते हैं क्या? बाढ़ में रहिए, बारिश में रहिए, बर्फ में रहिए, हिमपात में रहिए, जिसमें अब रहने के लिए हमारी सभ्यता, हमने जो प्रकृति के साथ ज्यादती की है वो भुगतना पड़ेगा, जिसके नतीजे के तौर पर ये बीमारियां आई हैं। धरती भी रहेगी कि नहीं रहेगी क्या पता। लेकिन बहुत सीमित अर्थ में मैं ये कहूं कि जिसको आप प्रोसीनियम थिएटर कह करके बहुत हिकारत से देखते हैं, प्रोसीनियम शब्द से, मैं दूसरी तरफ प्रश्न करता हूं, तो फिर क्या रंगमंच आप हिंदुस्तान में
किस इलाके में 12 महीने कर सकते हैं? यहाँ हिमपात होता है, यहाँ बारिश होती है, यहाँ भयानक गर्मी होती है, धूल उड़ती है, गर्मी होती है। ये व्यावहारिक नहीं है। मात्र खुला रंगमंच, मात्र आंगन मंच गलत है। वो सामयिक हो सकता है, किसी सीजन में हो सकता है, जिस सीजन में हो सकता है वह भी कीजिए, यह भी कीजिए, वह भी कीजिए। आदमी खुले में भी रहता है, कोठरी में छत के नीचे भी रहता है, और जब प्रकृति में भी रहता है तो विकसित जीव जानवर गुफा में जाता है, केव में जाता है, क्यों नहीं खुले में रहता है सिर्फ? तो ये सभ्यता की विकास यात्रा से संबंधित है टेक्नोलॉजी। तो उसको इनकार करना भावुकता होगी, यदि मैं उसे मात्र मूर्खता ना कहूं तो, क्योंकि ये व्यवहार संगत नहीं है। लेकिन व्यवहार संगत ये है म्यूनिसिपैलिटी से, ग्राम सभा से, पंचायत से ये मांगना कि भाई जैसे घर बनाते हो, जैसे दूसरी चीजें बनाते हो, वैसे ही रंग मंडप भी बनाओ। ऐसी जगह बनाओ जहां बच्चे मिल सकें, जहां बड़े बूढ़े मिल करके बैठ सकें, गा सकें, बतिया सकें, कुछ नाटक कर सकें। और अब जो नाटक हो, विशेष करके जिसको मैंने कहा कि दृश्य काव्य, तो दृश्यत्व जो है नाटक का, जो काव्य शास्त्रीय या नाट्य शास्त्रीय परंपरा का, वह टेक्नोलॉजी ने सिनेमा के द्वारा, टेलीविजन के द्वारा दूसरे प्रकार से संभव कर दिया है। उसकी हमें जरूरत नहीं है। वो करेंगे तो नाटक पिछड़ जाएगा। नाटक की ताकत इसमें है कि हम साक्षात एक दूसरे से बातचीत कर सकें, संपर्क कर सकें। आज इस साक्षात की आवश्यकता इस टेक्नोलॉजिकल टाइम में पहले से कहीं ज्यादा हो गई है, और इसलिए नाट्य शास्त्र का वह जो तत्व है जो ध्वनि के द्वारा रूप प्रकट करता है, रूप बनाता है, संगीत के द्वारा रूप रचता है, नाद रूप करता है, और यहाँ शब्दों के द्वारा अर्थ रूप करता है। तो शब्द और अर्थ का नाटक साक्षात अभिनेता के द्वारा समक्ष हो सके, ये मुख्य होगा। और बादल सरकार जैसे नाटककारों की सार्थकता इस बात में है कि हमें दृश्य तत्व की जरूरत नहीं है, हमें सेट की जरूरत नहीं है। और संस्कृत नाटक को भी सेट की जरूरत नहीं थी। पात्र कहता था कि देखो अब मैं उद्यान में प्रवेश कर रहा हूं, देखो अब मैं पर्वत पर चढ़ रहा हूं, और दर्शक पर्वत की कल्पना कर लेता था। और ऐसा दोबारा हो सकता है, ज्यादा उलझे ढंग से, लेकिन आज तो ये और ज्यादा जरूरी हो गया है। और इस लिहाज से भरत मुनि के ज्यादा नजदीक हैं। हमारा उपाय भरत मुनि में है। हमारा उपाय इस महारंगमंच और वो प्रभाव पैदा करने में नहीं है कि देखो यहाँ हमने पहाड़ दिखा दिया। पहाड़ दिखाने के लिए आपको पहाड़ लाने की जरूरत नहीं है, पहाड़ का आभास करने की भी जरूरत नहीं है। मनुष्य का की जो इंटेलिजेंस है, बुद्धि है, प्रज्ञा है, कल्प शक्ति है, उसको जागृत होने दो। और उसको जागृत होने देने से हमारा अभी का समाज बचता है, क्योंकि हमारे एक बहुत बड़े वर्ग को, वर्ण को आप शिक्षा ही नहीं दे रहे। आप उनको शिक्षित नहीं कर रहे, उनको वर्णमाला से परिचित नहीं कर रहे, विश्व साहित्य से परिचित नहीं कर रहे, चिंतन से परिचित नहीं कर रहे। मैंने एक आग्रह किया था, मुझे यदि खेद है अपने कार्यकाल में एनएफडी के, तो इस बात का कि जैसे हम थिएटर आर्किटेक्चर का इतिहास पढ़ाते हैं, नाट्य साहित्य का इतिहास पढ़ाते हैं, कॉस्ट्यूम का इतिहास पढ़ाते हैं, वैसे ही मनुष्य के चिंतन और विचारों का इतिहास भी पढ़ाना चाहिए कि कैसे कैसे विचार कब कब पैदा हुए, जिसने संसार के नक्शे को बदला, जिसमें धर्म, कर्म, मार्क्स, एंटी मार्क्स, स्टालिन, गोर्की सब आ जाएंगे। सबके सत्कर्म और कुकर्म हमारे सामने आ जाएंगे।
हिटलर भी आएगा, स्टालिन भी आएगा, दोनों की समानताएं भी आएंगी, सारा सब सामने आ जाएगा। लेकिन ये आने देने के लिए, इन चर्चाओं के लिए हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में, हमारे छोटे शहरों में जगहें तो बननी चाहिए, और ऐसी जगह बननी चाहिए जो 12 मासा हो। कभी कभी तो दुर्गा पूजा और वसंत पंचमी के समय में कर लेंगे, उससे क्या होगा, वो तो खुला रंगमंच हो जाएगा। वह भी होना चाहिए, उससे इनकार नहीं है। लेकिन हमको स्मरण करना पड़ेगा कि मनुष्य का विकास गुफा मानव से हुआ है, और मानव को, जीव को गुफा की जरूरत है। वो आप प्रोसीनियम चाहे मत कीजिए, लेकिन छत तो चाहिए आपको। इसलिए उसका अंधेपन के साथ अनुसरण मत कीजिए, व्यवहारिक बनाइए, और जो व्यवहार संगत है उसमें सबको लाइए, उसमें वर्ण भेद को भूल जाइए, उसमें वर्ग भेद को भूल जाइए। लेकिन भाषा, प्रसंग, इसके लिए प्रशिक्षण तो देना पड़ेगा ना, शिक्षा को तो सार्वजनीन करना पड़ेगा ना। यह मांग ही अगर नहीं होगी तो कैसे होगा। ये तो बहुत रिजर्वेशन कर दिया, रिजर्वेशन करके हम खाक करेंगे। आप उसको पढ़ा लिखा तो रहे ही नहीं है, उसको इस योग्य तो बना नहीं रहे हैं, और कह रहे हैं मैंने तुम्हारे लिए रिजर्वेशन कर दिया। ये झूठ है, ये छल है। और ये छल नाटक, काव्य, साहित्य सबको प्रभावित कर रहा है। ये बादल बाबू की स्मृति में ये बात मैं उनसे भी कहता और आपसे भी कह रहा हूं, और जिसको जो समझना है समझे। बहुत अच्छी तरह आपने अपनी बातों को रखा है, और आप जो चाहते थे कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में ऐसा हो, मुझे लगता है आपकी इन बातों को जो आगामी निदेशक अब आने वाले हैं वो अगर सुनेंगे या जानेंगे तो जरूर लाएंगे, और आपकी ये बातें पूरी होंगी। आप शिक्षा की बात कर रहे थे, तो हमारे बीच में शिक्षाविद, एसोसिएट प्रोफेसर और समानांतर के उपाध्यक्ष डॉक्टर बसंत त्रिपाठी जी हैं। वो नाटक भी पढ़ाते हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। तो मैं चाहूंगा कि बसंत त्रिपाठी जी अगर के मन में कोई प्रश्न हो या कोई बात करना चाहते हो राम गोपाल बजाज जी से, तो कर सकते हैं। आइए बसंत त्रिपाठी जी। शुक्रिया भौमिकदा। सवाल तो उस तरह से नहीं है, लेकिन मतलब ये बात तो मुझे कहनी ही चाहिए कि बादल दा के बहाने राम गोपाल सर ने जिस तरीके से रंग चिंतन को अपने अनुभव के माध्यम से पढ़ते लिखते हुए जो कुछ भी उनके रंगमंच संबंधी जो चिंताएं हैं, जो चिंतन, उस चिंतन को बहुत अच्छे से उन्होंने यहाँ पर रखा। एक सवाल जरूर मैं करना चाहता हूँ कि बेसिक सा सवाल है, तो वैसा नहीं है, लेकिन कि अभी थर्ड थिएटर वगैरह की बात आप कर रहे थे। शुरुआती नाटक जो उन्होंने अनुवाद भी किया और जो उन्होंने खेला, उसके बहाने बहुत सारे दिलचस्प बातें कभी अपने अनुभव शेयर किए। मैं एक सवाल सबसे पूछना चाहता हूँ कि हर नाटककार का जो भी उसकी फिलोसॉफी होती है, वो बहुत अंडरटोन रूप में उसके नाट्यलेख में, उसके संवादों में, है ना, उसके कैरेक्टराइजेशन के माध्यम से वो सामने आती है, हालांकि बहुत अंडरटोन में। एक नाटककार सब ये बहुत आग्रह नहीं करते कि बहुत उथले रूप में या बहुत स्पष्ट रूप में कहें। तो रामगोपाल बजाज जी, जब आप बादल दा को की स्क्रिप्ट उठाते थे, तो उनकी फिलोसॉफी को दर्शक तक कम्युनिकेट करने में क्या आपको ऐसा कोई अंतर प्रतीत होता था जो दूसरे नाटककारों से आप उनको जुदा करता था? जैसे मोहन राकेश के आप उठा रहे, उनकी फिलोसॉफी और बादल दा की फिलोसॉफी जब कम्युनिकेट करते थे, तो एज ए अभिनेता या एज ए डायरेक्टर या एज ए ट्रांसलेटर, क्या आपको कोई एक अलग से ऐसी चीज दिखाई पड़ती थी जो उनको उनके समकालीन या पूर्व या बाद के नाटककारों से अलगाती है? ऐसे कोई क्लैश आपको किसी दृश्य को करते हुए, डायरेक्ट करते हुए या मंच पर प्रस्तुत करते हुए, क्या ऐसा कोई महसूस हुआ कि इसको लगा कि हाँ, ये बादल दा का स्ट्रोक है,
ये उनकी फिलोसफी का एक ऐसा एरिया है जिसे मुझे बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करते हुए प्रस्तुत करना चाहिए। ये बस एक सवाल था। बादल दा, शिल्प से अधिक जीवात्मा के अस्तित्व और मानव जीवन या कि जीवन की सार्थकता के प्रति ज्यादा सजग थे। वो किसी एक विशेष समाज, वर्ण, स्त्री पुरुष संबंध या कि मध्य वर्ग या निम्न वर्ग या उच्च वर्ग में सीमित नहीं थे। जो जिज्ञासा वैदिक काल में नेति नेति की बात है, इसके बाद क्या है, इसके बाद क्या है, क्यों है, क्यों है, क्यों नहीं है की चिंता थी उनकी। और वो जब रंग कर्मी हो गए, रंग चिंतक और रंग लेखक, कवि से ज्यादा जब वो व्यावहारिक रंगमंच में उतर गए तो उनसे ये व्यवहार में तो उनसे वो आइडेंटिफाई कर गए, लेकिन यह जो उनकी चिंता थी, जो विश्वात्म सार्थकता का प्रश्न था, वह कहीं मुझे गौण होता दिख रहा था। ये खतरा, और ये मैं बादल बाबू की आखिरी दिनों में मैंने उन्हें लगभग विक्षिप्त सा देखा, क्योंकि वो बात करते थे तो यूं हो रहे थे, बाल बिखर रहे थे, ये कर रहे थे, तो वो स्वयं जो सोच रहे थे और उसको कर पाने में, दैहिक रूप में, भौतिक रूप में करने में कितना अंतर है, इससे वो जूझ रहे थे। ये जूझना हमारे समकालीन नाटककारों में से, बड़े नाटककारों में से लगभग किसी ने नहीं किया। उन्होंने नाटक लिखे, दे दिए, दूसरों ने किए। उनकी जो चिंताएं थी एक विशेष समय की थी, विशेष समाज की थी, और उसका शिल्प उन्हें आता था, चाहे भाषा हो, संवाद हो या कि नाट्य संरचना हो, इसमें वो पारंगत थे। बादल बाबू इस पारंगतता को छोड़ करके उस विश्वात्म चिंता को जीवन के व्यवहार में उतारना चाह रहे थे, जो दूसरी तरह से अगर कहें तो अव्यावहारिक कदम था। ये मैं छोटे मुंह बड़ी बात कह रहा हूं, क्योंकि यह जो यात्रा, सुध यात्रा, अनंत की यात्रा, जिसको हॉकिंस कहते हैं कि आज के इतने लाख साल के बाद सूरज का क्षरण हो जाएगा, पृथ्वी समाप्त हो जाएगी, ये सारा कुछ है। तो जब इस स्तर पर जिस लेखक का चिंतन एवं इंद्रजित जैसे नाटक में हो, अथवा कि अंत नहीं में भी उसकी झलक दिखाई देती है, वह जब सद्य उस समस्या पर आते हैं जो कि तात्कालिक सामाजिक समस्या है, महंगाई की, वर्ग भेद की, अनाचार की, शोषण की, जाति भेद की, चाहे उसको देशीय अंतर्देशीय कह लीजिए, सांप्रदायिक ताकि ये सब की, ये इतिहास में की दृष्टि से यदि देखें तो 1500-2000 साल की बातें मालूम देती हैं। जबकि बादल बाबू का जो कंसर्न दिखता है उनकी आरंभिक रचना में, वो कालातीत है। वो कालातीत यदि कंसर्न किसी और में है, नाटककार में, तो धर्मवीर भारती के अंधा युग में है। कह लीजिए कि रविंद्र बाबू के साहित्य में है, गुरुदेव के, या कि अज्ञेय के उत्तर प्रियदर्शी में है,
जी मतलब मैं चिंतन और जो समग्र विश्व मानव की बात जहां करते हैं हम, विश्व जीव की बात जहां करते हैं हम, बाकी कुछ तो स्त्री पुरुष, महंगाई भत्ता, वर्ग संघर्ष, तत्काल हिंदू मुसलमान, इंडिया पाकिस्तान, बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन अगर जब आप उस दृष्टि से संसार को देखते हैं तो ये समस्याएं अपेक्षाकृत छोटी हो जाती हैं। बहुत बहुत आभार, आपने बहुत शानदार तरीके से अपनी बात को रखा। अभी आप बता रहे थे कि बादल दा अंतिम दिनों में थोड़ा विक्षिप्त जैसे हो गए थे, तो उनका अंतिम नाटक विक्षिप्त जैसे हो गए थे नहीं, मतलब वो संभाल नहीं पाते थे, क्योंकि संभाल वो नहीं पाते थे। देख पा रहे थे कि जिस आदर्श को वो व्यवहार में उतारने की कोशिश कर रहे थे, वो देख पा रहे थे कि वो व्यवहारित नहीं हो पा रहा जी, क्योंकि उसके लिए पूरी समाज संरचना को बदलना होगा ना। अंतिम दिनों में हम भी उनसे मिले थे, मेरी पत्नी के साथ गए थे, तो हमेशा वो अपने टेबल पे लिखते हुए ही मिलते थे। तो हमने पूछा था कि बादल दा क्या लिख रहे हैं, तो उनका कह रहा है कि अब हो नहीं पाता है, अब हो नहीं रहा है, और फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। अभी पिछले दिनों अमोल पालेकर जी से बात हो रही थी कि हम इस कार्यक्रम को किस तरह करें, तो उन्होंने कहा कि मेरी अंतिम मुलाकात में उन्होंने कहा था कि सोनागाछी के लोगों को लेकर के वो एक नाटक लिख रहे थे, आप शताब्दी के लोगों से बात कीजिए, अगर वो नाटक उन्होंने लिखा है तो उसका पाठ कीजिए। तो मैंने बात किया तो मालूम चला वो पूरा नहीं हो पाया है, और उनका अंतिम नाटक जो है ओरे बिहंग, वो छपा है और मैंने उसका अनुवाद किया है, और आगे आने वाले दिनों में उसका पाठ करेंगे। हमारे साथ अमिताभ श्रीवास्तव जी भी जुड़े हैं। अब मैं इलाहाबाद के लोगों को आपके सामने ला रहा हूँ। अमिताभ जी, अगर आप जुड़ गए हों तो आइए, और बज्जू भैया से, भाई से कोई भी प्रश्न आपको पूछना है तो पूछिए। भाई अमिताभ श्रीवास्तव जी, जिन्हें हम बॉबी भाई के नाम से जानते हैं। हाँ, वो मेरे छात्र भी हैं, हमारे हमरूप मित्र भी हैं। जी गोविंद अमिताभ जी जुड़े हैं, क्योंकि आज वो प्रतिभा जी के पास गए थे, तो उन्होंने कहा मुझे थोड़ी देर होगी, शायद आ गए हैं। अमिताभ जी आ गए हैं? हाँ, माइक ऑन करो, माइक ऑन करो। अमिताभ सर नहीं आ पाए, उन्होंने ज्वाइन नहीं किया है। अच्छा। तो अब मैं अंत में हमारी संस्था की अध्यक्ष, प्रसिद्ध कथा लेखिका प्रोफेसर अनीता गोपेश जी से आग्रह करूंगा कि वे एक अध्यक्षता जिस तरह से संस्था की करती हैं, उन्होंने बड़े धैर्य से सब सुना। अगर उनके मन में कोई प्रश्न हो तो पूछें, और उनके प्रति आभार व्यक्त करते हुए अपनी बातचीत को रखें। प्रोफेसर अनीता गोपेश जी। नमस्कार बजाज जी। नमस्ते। मैंने कई बार दिल्ली में आपके नाटकों को देखा है, और जाहिर है हम लोगों की पीढ़ी आप लोगों को देखकर ही रंगमंच को समझती और अप्रिशिएट करती रही है। मेरा सौभाग्य कि हमने आपको आज इतने अंतरंग रूप में इतनी सारी बातें आपसे सुनी, और बहुत सारे सवालों का जवाब आपने अपने वक्तव्य में दिया है। दरअसल आपकी जो पीढ़ी है वो जिस स्तर पे सोचती थी, वो जो स्तर है वैश्विक स्तर, ग्लोबल एक थिंकिंग जो आपने अभी बादल दा के लिए भी कहा, उसी से जुड़ा हुआ सवाल इसलिए पूछ रही हूँ कि आप लोगों के पास, आपकी पूरी पीढ़ी के पास जो विजन है, वो समहाउ आज की पीढ़ी के पास वो विजन नहीं है। इसलिए वो सवाल बहुत कॉमन हो, फिर भी मैं आपसे पूछना चाहूंगी। एक पहला सवाल तो ये है कि एक समय था 60, 70, 80 के दशक तक में, जब आजादी के बाद जो राष्ट्रीयता का एक पूरी वेव थी, उस दौरान आप थे, कांत जी, कन्हैयालाल जी और अलका जी, इस जैसे जो लोग थे, और बहुत से नाम याद आते हैं। उसके बाद में भी प्रसन्ना जी, उधर श्यामानंद जलान जी, एक पूरी पीढ़ी थी स्टॉलवर्ड्स की, जिसको हम कहें, जो महाविभूतियां थी, जिनको याद करते हैं हम आज भी।
तो उनका कृतित्व तो हमारे सामने आता है, व्यक्तित्व तो बाद में आता है, हम उनका काम पहले याद करते हैं। पहली बात तो ये है कि उस तरह की कोई विभूति आज के युवा लोगों में कहीं नजर नहीं आती, आती भी है तो मेरे ख्याल से संभवतः हम लोग को मालूम ना हो। दूसरा सवाल ये है कि जैसे आपने अभी अभी कहा कि अंधा युग था, जो एक कालातीत एक नाटक है, मोहन राकेश जी का आषाढ़ का एक दिन भी भले ही आप उसको कह दें कि वो समकालीन सवालों से नहीं जूझता है, फिर भी प्रचलित महाआख्यान है, महाभोज प्रचलित महाआख्यान है, अंत नहीं है। बादल सरकार जी के भौमिक दादा के का आभार की बादल सरकार के नाटकों में काम करने का और निर्देशन करने का उन्होंने मुझे अवसर दिया और उससे जुड़कर उनके विचारों से भी जुड़ने का मौका मिला। तो ऐसा कोई महाआख्यान आज हम लोगों के सामने नहीं है, ये दूसरा सवाल है। क्या ऐसा संकट है? आप तो अनुभवी हैं, आपने इतने दशक देखे हैं, आपको क्या लगता है कि आज के समय में इससे सबसे जुड़ा हुआ एक बड़ा सवाल जो बड़ा कॉमन है, हर कोई पूछता है, लेकिन आप विशेष हैं और आपके पास विशेष उत्तर होगा इसका, कि रंगकर्म के भविष्य को आप आज कैसे देखते हैं? ये तीन सवाल जुड़े जुड़े हैं बिल्कुल। मैडम, ये प्रश्न लोकतंत्र के भविष्य से जुड़ा हुआ है जी। यदि हमारा प्रजातंत्र, हमारी प्राथमिक शिक्षा, संस्कार और ग्रामीण भारत जिसमें सब शामिल हैं उससे जुड़ता है तो ही इसका उत्तर संभव है, अन्यथा नहीं। वरना मुझे बताइए, परती परिकथा जैसा उपन्यास आपके यहाँ है, चित्रलेखा जैसा उपन्यास आपके यहाँ लिखा गया है, शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप आपके यहाँ है, विजयदान देथा जैसे लोक गाथाकार आपके यहाँ हैं, वैसी कहानियां, लोक गाथाएं आपके पास हैं, और महाकाव्यात्मक प्रस्तुतियां नहीं हो पा रही हैं। आपके पास इतने उपनिषद हैं जिसमें कुछ गलत बातें हैं, कुछ सही बातें हैं, रीइंटरप्रेट कीजिए। कठोपनिषद आपके पास है, वैदिक शास्त्र आपके पास है, आपके पास आधुनिक लोक गाथाएं हैं अलग अलग भाषाओं में, कई सारे प्रश्न हैं आपके यहाँ। ये लेकिन कोई करे तो कैसे करे, क्योंकि आप फंस गए हैं औद्योगिक क्रांति के बाद महाउद्योग और चमक दमक में, और विकास आवश्यक था और है। हमें जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी से जो कुछ भी किसी को उपलब्ध है पूरे भारत को उपलब्ध होना चाहिए, लेकिन उस विकास में जो सामान्य वर्ग है, जो हमारी नई आने वाली पीढ़ियां हैं, उसके प्रशिक्षण, उसके संस्करण का क्या होगा, और उसकी संख्या पर संतुलन की भी आवश्यकता है। क्योंकि मैं यह भी मानता हूं कि पृथ्वी जितनी भी बड़ी है, जितने भी संसाधन प्राकृतिक हैं, पानी हो या बर्फ, हरियाली हो या लकड़ी या जमीन, 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, 800 करोड़, 1000 करोड़ लोग, आदमी ही आदमी, सिर्फ आदमी ही आदमी की धरती है या दूसरे जीवों की भी है। इसके प्रति आदमी को, हमारे समाज को सजग होना पड़ेगा। जैसे हम पेड़ों को पूजते थे, जैसे हम पत्थर को पूजते थे, जैसे हम जीवों को पूजते थे, जैसे हम सांप को दूध पिलाते थे, नाग यज्ञ करते थे, नाग पूजा करते थे, ये कब संभव है? तब जबकि जीव संख्या आपके ग्रह की संभावना के अनुकूल हो सके। इसकी चेतना आनी चाहिए। और हमारे विकास में सबसे महत्वपूर्ण
शिक्षा और स्वास्थ्य होना चाहिए, बल्कि नेशनलाइज अगर कोई संपूर्ण राष्ट्र की संपत्ति कुछ हो तो जो आने वाली पीढ़ी है, जो बच्चे हैं जो पैदा हो रहे हैं और जो 18 साल तक ऋषि सांदीपन ऋषि के गुरुकुल में पढ़ते थे, वो नेशनलाइज होने चाहिए, हमारे आपके घरों में नहीं पलने चाहिए 7-8 साल के बाद। क्योंकि जो हम सोचते हैं हम ठीक वैसा ही करने योग्य नहीं है, क्योंकि हमारा दैहिक अभ्यास अलग है और हमारा चिंतन हमारी देह की चेतना से आगे है। तो उस देह की चेतना और मनस की चेतना में जो भेद है, उसको जो हमारा बच्चा है वह देख करके हमें ढोंगी समझता है, उसका दोष नहीं है। इसलिए यदि आपका बालक, हमारा बालक, बालिकाएं वो 6-7 साल 8 साल के बाद अलग शिक्षा ग्रहण करेंगे, जो कुछ हमने विज्ञान से, शास्त्र से, धर्म से, उनकी लड़ाइयों से, धोखाधड़ी से, हमारे ढोंग से जो कुछ हमने सीखा है, वो यदि हम कृष्ण और सुदामा को एकत्र करके सिखा देंगे तो उनमें मैत्री होगी। वरना शिक्षा जहां हो रही है वहीं वर्ग भेद पैदा हो रहा है। वो तो वहां आईएएस पैदा होंगे और वहां वो दूसरी तरह की शिक्षा पा रहे हैं, तो कैसे ये संसार एक होगा। और आज कोई भी जना सिर्फ बिहारी या सिर्फ उत्तर प्रदेशी या सिर्फ भारतीय नहीं हो सकता, बल्कि आदमी सिर्फ धरती की नहीं सोच पा रहा। तो सिर्फ हम इलाहाबादी हैं कहने से कैसे काम चलेगा। तो ये वह भी चाहिए और यह भी चाहिए। इसलिए हमारी सामाजिक और सांस्कारिक नीतियों में परिवर्तन की आवश्यकता है, अन्यथा ये सारे विकास यात्रा जोड़ने वाली नहीं होगी बल्कि ध्वंसकारी हो जाएगी। क्योंकि एक साथ फिर सारे देहात के अंदर के जो लोग हैं बड़े बड़े शहरों की तरफ दौड़ेंगे, उसका दौड़ना आप रोक नहीं पाएंगे और फिर रक्तपात होगा, भयानक रक्तपात होगा। बहुत बहुत आभार रामगोपाल बजाज जी। आज बादल सरकार के जन्मदिन पर समानांतर इंटीमेट थिएटर द्वारा आयोजित बादल सृजन के बहाने आपने न सिर्फ बादल दा के रचना क्रम पर बातचीत किया, बल्कि एक वैश्विक रूप में आपने रंगमंच में आने वाले उन सारे नए लोगों को भी अपनी बातचीत से प्रभावित किया। आपका बहुत बहुत आभार कि आप हमारे एक निमंत्रण पर आपने इसको स्वीकार किया, ये हमारा सौभाग्य है। हमारे साथ सबको स्क्रीन पे लाइए अगर हों, देवाशीष चक्रवर्ती जी, उनके प्रति भी आभार, वो कलकत्ता से जुड़े हैं। हमारे राकेश जी लखनऊ से हम लोगों के साथ जुड़े हैं, और इलाहाबाद से हमारे एसोसिएट प्रोफेसर और समानांतर के उपाध्यक्ष श्री बसंत त्रिपाठी जी जुड़े हैं, अनीता गुपेश जी हैं। और आपको जानकर वो होगा कि आज प्रतिभा अग्रवाल जी भी आने वाली थी, लेकिन लेकिन उनकी बेटी दिव्या जी ने मुझे कार्यक्रम के 10 मिनट पहले या आधे घंटे पहले व्हाट्सएप करके कि वो आज बहुत थक गई हैं, वो इस कार्यक्रम को सुनेंगी, लेकिन वो शामिल होके कुछ बोलने की स्थिति में नहीं। प्रतिभा जी भी इलाहाबाद आ चुकी हैं। हम चाहेंगे कि आने वाले दिनों में जब कोरोना महामारी खत्म हो जाए तो वो जो मेरा एक निमंत्रण है इलाहाबाद आने का, वो बरकरार है, अभी भी बरकरार है। आप सबके प्रति बहुत बहुत आभार, जो मेरे एक निमंत्रण पर सब लोग जुड़ जाते हैं। और ये हमारा 16वां वर्ष है जिसमें हम बादल सृजन स्मृति में बादल दा की करते हैं, बादल सृजन उत्सव। इस उत्सव में
बहुत से लोग आए हैं इलाहाबाद में। बादल दा के चित्रों की प्रदर्शनी होती है। अमोल जी भी एक बार आने की बात कह चुके थे, लेकिन वो भी नहीं आए, उनको भी निमंत्रण है। तो आप सबके प्रति आभार। और आज हम फिर इसके साथ साथ आपने आज बहुत से दिवंगत लोगों को याद किया जो बादल दा की कृतियों से जुड़े हुए थे। उसमें सुरेखा सीकरी जी भी थी। सुरेखा सीकरी जी आज ही हम लोगों के बीच में 75 वर्ष पूरे करके वे अनंत में चली गई हैं। तो बादल दा का वही जो एवं इंद्रजीत में उन्होंने अंत में जो लिखा था वही याद आता है। और आपने जो कहा कि अंत नहीं, तो किसी भी चीज का अंत नहीं। आप सबके प्रति बहुत बहुत आभार, शुक्रिया, धन्यवाद। और उन सारे दर्शकों का भी शुक्रिया जो करीब 1.5 घंटा हम लोगों को सुना। इसके साथ साथ हमारा टेक्निकल पक्ष देख रहे थे, समानांतर से ही जुड़े गोविंद सिंह यादव जो इस समय राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से जुड़े हुए हैं, और उनके साथ पाखी कश्यप जी थी जो इन्होंने सुंदर सुंदर पोस्टर आसाम से हमको भेजा। उन सबके प्रति भी मैं कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। कल हमारे साथ जुड़ेंगे बादल सृजन उत्सव के तीसरे दिन कोलकाता से अरिजीत दा, बांग्लादेश से बादल दा की नाटकों को निरंतर करने वाले रंगकर्मी, उसके साथ साथ कोलकाता से अभिक भट्टाचार्य और सुदीप्त भुइयां, ये लोग जुड़ेंगे। और उन लोगों ने बादल दा को बहुत करीब से देखा है, तो उनकी चर्चा में भी हम लोग सुने। आप सब लोग जुड़िएगा, क्योंकि हम लोगों ने बादल दा को आते जाते उनके साथ 10 दिन 15 दिन काम करते हुए देखा है, लेकिन शताब्दी के लोग जो उनके साथ जुड़ करके काम कर रहे थे, उन लोग क्या किस तरह याद करते हैं वो कल याद करेंगे। तो आप सबको कल का भी निमंत्रण है, जरूर सुने। दर्शकों, आप सबका बहुत बहुत आभार, और आज जो हमसे जुड़े उन सब के प्रति आभार। बजू भैया, आपका ये आशीर्वाद बना रहे। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद जी।